हैं चैप्टर 2 क्लास 11th और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पार्ट जो आपके इनसाइड है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, फिर उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और इसी को हम न्यूक्लियस या न्यूक्लियो मतलब ये इसके अंदर जो पार्ट रहेगा उसको न्यूक्लियस पार्ट बोला जाता है। बाकी के बाहर की चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं इसको हम न्यूक्लियस का पार्ट नहीं बोलेंगे। तो ये पार्ट भी आपको याद रखना चाहिए, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इसे बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हम बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे दिखता है वो दिखाया। अब हम देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पीरियड में उन्होंने कुछ डिस्कवरी किया और कुछ एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इनको जो बहुत सारी चीजें मालूम चली वो उन्होंने रिवील किया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से हुई थी स्टोरी। ये बहुत ही पहले डेमोक्रिटस जो है 460 BC, मतलब उस टाइम पे जब भी हमारा ये स्टार्ट नहीं हुआ था ना वो ऐसा काउंटिंग करना, तो वो 460 BC उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये था। उसके बाद डाल्टन इन्होंने कुछ हमें बताया था। तो डाल्टन ने बताया था कि एटम कैसा दिखता है, जो कि किसी भी मैटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस मैटर में से जो सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा उसको एटम बोलते हैं। उसके बाद जे थॉमसन आए, उन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल मतलब क्या होता है। क्रिश्चियन लोग ना एक केक बनाते हैं, केक, और केक में कुछ ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव सीन दैट केक। केक पे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, तो वो एक उसको बोला जाता है प्लम, मतलब एक केक, और पुडिंग मतलब उस पे ड्राई फ्रूट्स डालना। तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी इन्होंने बताया था। दूसरा एक तरीका जे थॉमसन ने बताया कि इट लुक लाइक अ वाटरमेलन। It look like atoms look like a watermelon. It is spherical in shape, and there is a two things inside that. One is the edible part, other is a red. One is a red edible part, other is a black seed which is embedded in the red edible part. So atoms is similar, somewhat similar like that. ऐसा इन्होंने बोला था, बट इनके भी बहुत सारे लिमिटेशंस और बहुत सारे डिमेरिट्स देख सकते हैं, क्योंकि एटम तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एटम में खाली जगह होती है। बट इन्होंने बताया कि इट इज लाइक लुक लाइक कंप्लीटली फिल्ड विद द रेड एडिबल पार्ट, तो ऐसा होता नहीं है। बट एक चीज इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि देयर इज सम पॉजिटिव पार्ट, देयर इज सम नेगेटिव पार्ट, बिकॉज ऑफ विच इट इज न्यूट्रलाइज। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो जे थॉमसन को काफी अच्छा उनका पहली बार बाकी के साइंटिस्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा इन्होंने सुझाव दिया था। फिर आता है रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बताया था। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हमें ये पहली बार मालूम चला कि देयर इज समथिंग इनसाइड द सेंटर ऑफ द एटम। So that is and the whole mass of the atom is concentrated in the center, that is called nucleus. ठीक है, और because of which and this is also positively charged, क्योंकि उस पे जो कुछ भी रेडिएशन जाता था अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता था और वो डेविएट हो जाता था और वो वापस आ जाता था, है ना। तो ये चीजें हमें रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मतलब गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से हमें मालूम चला। फिर उसके बाद आता है बोर्स। बोर्स ने भी हमें बहुत कुछ बताया। बोर्स ने हमें यह बताया कि उसके एटॉमिक रेडियस के क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन बोर्स ने भी हमें दिया है। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे क्वांटम मैकेनिकल के जो थियरी है उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मैंने नाम मेंशन किए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ टाइम लाइन है विथ ईयर्स के साथ में मैंने मेंशन किया है। तो ये
पहले डिस्कवरी नहीं हुई थी, बाद में जे डॉल्टन ने बताया कि इट लुक लाइक सम स्फेरिकल एंड इज बहुत छोटा पार्ट होता है मैटर का। फिर जेजन थॉमसन ने ये वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया। फिर उसके बाद रूदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और नील बोर ने कुछ हमें ये सब बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के किसी भी एटम के अंदर उसकी रेडियस कितनी बड़ी होगी, या फिर रेडियस का फार्मूला उन्होंने दिया, एनर्जी का फार्मूला दिया। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें बोर से मिली। अब आगे बढ़ते हैं। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है ये समझने के लिए हम देखेंगे। तो पहला ये था, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। सारे मैटर किससे बने हैं? मैटर से बने हैं, जो कि डाल्टन ने बताया था। ठीक है, आगे हम जाते हैं। दूसरा, एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। एटम्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड मतलब जिसको हम ये ऐसा कोई भी मैटर लो, उसको डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एट द एंड व्हाट वी गेट दैट इज कॉल्ड एटम। मतलब उसको फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है by any ordinary chemical reaction. However, these can be changes. However, these can change only in the nuclear reaction. ठीक है, तो ये चेंजेस कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में ही देखने को मिलता है, बाकी जगह पे नहीं मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव ए कैरेक्टरिस्टिक एवरेज मास। कोई भी एटम क्यों ना हो, उसका मास होता है। कोई भी एटम हो, क्योंकि वो मैटर है, तो मैटर हैज अ टू प्रॉपर्टी। वन, इट शुड हैव अ मास, इट मस्ट हैव अ मास, अदर इट मस्ट ऑक्युपाई सम स्पेस। तो याद रख लो, एटम कोई भी हो, किसी भी एलिमेंट का, उसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट, atoms of any element, atoms of any one element differ in properties from the other atoms। तो एक एलिमेंट का एटम और दूसरे एलिमेंट का एटम में डिफरेंस होता है। दोनों एटम सेम कभी नहीं हो सकते, याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था? मैंने नहीं किया था सर। फिर किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। किस मेथड से किया था? कैथोड रे ट्यूब, CRT ट्यूब, इसको यूज करके किया था। और उन्होंने क्या बताया कि ये जो कैथोड है ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो एनोड और कैथोड। अब हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिली कि एक रे जो है यहाँ से नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी। तो ये चीज हमें नेगेटिव रे, जो नेगेटिव है वो उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब कोई रे कैथोड की तरफ से चली आ रही थी, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? कैथोड रे, कैथोड रे। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रख दिया कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट एक ट्यूब को लेके हमने किया था, ट्यूब के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक वैक्यूम पंप लगाया है, जिससे अंदर का जो प्रेशर हो, गैस का प्रेशर बहुत ही कम हो, लो प्रेशर पे होना चाहिए। क्योंकि अगर अंदर गैस रहेगी तो ये जो निगेटिव रे है उसके साथ स्ट्राइक होगी, उसके साथ टकराएगी, तो हमें एग्जैक्ट जो रीडिंग चाहिए वो नहीं मिलेगी। उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स आ जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ एरर्स आ जाएगा। ठीक है, तो और दो प्लेट हमने लगाया है, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। इन दोनों प्लेट के थ्रू मैं इस रे की जो डायरेक्शन है उसको कम ऊपर या नीचे कर सकता हूँ। अगर इसको इक्वल रखा तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और मैंने उसको कम ज्यादा किया तो ये प्लेट जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो डिफरेंट पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर सकती है। फिर आगे हम देखेंगे तो व्हाट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैथोड रे ट्यूब पास
इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस दैट इज कंटेन्ड एट ए वेरी लो प्रेशर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला, अब हम देखेंगे। तो कैथोड रे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ द एलिमेंट यूज्ड टू प्रोड्यूस देम। मतलब कैथोड रे की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कोई भी गैस उसके अंदर क्यों ना लूं, कोई भी एलिमेंट या कोई भी गैस क्यों ना लूं, क्योंकि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम हो उनके लिए सेम होगा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उसका हम क्या बोलते हैं कि कैथोड रे रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इट विल रिमेन सेम। तो इसका E/m रेशो सेम इसीलिए होता है। ठीक है, ऑल एलिमेंट मस्ट कंटेन आइडेंटिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, आपका इलेक्ट्रॉन सेम होता है, यही इसका मेन कंक्लूजन था। अब आगे, एटम्स आर न्यूट्रल, इससे ये मालूम चला, ये दूसरी चीज की एटम तो वास्तव में न्यूट्रल होता है। सो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव पार्टिकल इन द एटम टू बैलेंस देम। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर वहां से निकल रहा है तो कोई चीज और भी होगी जो देखो एटम न्यूट्रल होता है, ये बात यहां से मालूम चलती है कि एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल अगर होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव है, तो यहाँ पे देर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव, और उसके वजह से ये इसकी ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो रही है, ऐसा जे थॉमसन ने बताया था, है ना। तो ये हमने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसके बारे में समझा। फिर इलेक्ट्रॉन हैव सो लिटिल मास दैट एटम मस्ट कंटेन अदर पार्टिकल दैट अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द मास। मतलब ये बताना चाहते हैं कि जो एटम होता है वो उसके अंदर जो मास होता है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास देखा जाए तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब एटम्स के अंदर कुछ और भी होता है जिसके वजह से उसका मास होता होगा, तभी तो एटम का मास ज्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है कंपेयर टू मास ऑफ एटम। या फिर तो इसके वजह से हमें मालूम चला देयर मस्ट बी समथिंग इनसाइड द एटम, और जिसके वजह से उसका मास ज्यादा है। तो बाद में उसकी डिस्कवरी हुई, हम जानते हैं कि वो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस। तो ये रहे जे थॉमसन के बारे में, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जे थॉमसन सर हैं, इनके बारे में हम अब देखेंगे। इन्होंने क्या बताया था, ये विश्वास करते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसा प्लम पुडिंग मॉडल जैसा है, मतलब एक केक जैसा है, उसके ऊपर छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स जो है इम्बैड कर मतलब से बिखेर दिए गए हैं, डेकोरेट कर दिए गए हैं जैसा। या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन जैसा दिखता है। तो आगे देखोगे ये कैसा दिखता है। उन्होंने बताया था इस तरीके से कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिवली चार्ज है, उन्होंने बताया था कि जो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पूरा एम्बेडेड मतलब ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। तो ये बात उन्होंने बताया था। पॉजिटिव इज लाइक अ पुडिंग और इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक अ सीड्स इन द watermelon. I'll just show you the image so that you can understand it more clearly. See this. तो ये हुआ एटॉमिक मॉडल और ये हुआ वाटरमेलन मॉडल। दिख रहा है आपको, इसके अंदर ब्लैक सीड दिख रही होगी। तो जो ब्लैक सीड है इट्स जस्ट लाइक अ नेगेटिव चार्ज, और जो रेड इविटेबल पार्ट है इट्स जस्ट लाइक अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम। ऐसा इन्होंने बताया था। बट हम देखते हैं कि इसके डीमेरिट्स क्या हुए, कि यहाँ पे जो एटम होता है वो खाली होता है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि एटम तो भरा हुआ है। ये एक चीजें इन्होंने बताया था जो कि ऐसा नहीं होता। फिर आता है जेम्स चैडविक। जो जेम्स चैडविक आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने हमें दिखाया बताया था कि देर इज समथिंग विच इज न्यूट्रल, और वो है न्यूट्रॉन। उसका कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स विद द मास क्लोज टू प्रोटॉन, जिसका मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है और वो न्यूट्रल है। ये दो चीजें बताया था कि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है
और वो उसका मास जो है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है। और ये बात किसने बताई थी? जेम्स चैडविक ने हमें। तो ये आपको मॉडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे जितने 6 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन दिखाया हूँ, ब्लू का प्रोटॉन, और जो ये न्यूट्रल है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये है न्यूट्रॉन। तो हमको मालूम है कि एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को ऐड करने से हमें एटॉमिक मास मिल जाता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम देखेंगे कि जो रुदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया। कौन सा बॉक्स? पीबी का बॉक्स, यानी लेड बॉक्स, और उसके अंदर अल्फा पार्टिकल निकालने वाला ऐसा हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट होता हो। अब ये लेड बॉक्स ही क्यों लिया? क्योंकि हम अगर दूसरा कोई चीज लेते तो वहां से अल्फा पार्टिकल सारे डायरेक्शन में निकलता। तो हम जब लेड बॉक्स लेंगे तो और उसमें पर्टिकुलर स्लिट बनाएंगे जिसमें से ही अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा और बाकी जगह से इसको प्रोटेक्ट रहेगा, कहीं से और जगह से अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेगा। अब दूसरी बात, ये पॉइंट अब यहाँ पे समझ में आ गई कि अल्फा पार्टिकल हमने लिया। अब इसको गोल्ड फॉइल लिया गया, एल्युमिनियम की फॉइल नहीं लिया गया, या सोडियम की फॉइल, मैग्नीशियम की फॉइल नहीं लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे रीजन ये है कि गोल्ड एक तो नोबल मेटल है, किसी के साथ रिएक्शन बहुत ही कम करता है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये नोबल है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि ये गोल्ड का जो एटॉमिक मास है ज्यादा होता है, गोल्ड का एटॉमिक मास ज्यादा होता है। ये मास इसका ज्यादा होने की वजह से तो इजीली अगर उसके ऊपर कोई चीज टकराएगा तो बाउंस बैक होगा। तीसरी पॉइंट ये है कि इतना थिन सीट किसी का ले सकते हैं। तो आपको मालूम है कि आपने गोल्ड की दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक होती है मैलेबिलिटी और एक होती है डक्टिलिटी। तो जो मैलेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा गोल्ड की होती है, मतलब वो एक थिन शीट्स में, बहुत ही थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, ये बिकॉज ऑफ द मैलेबिलिटी। ये गोल्ड की स्पेशल प्रॉपर्टी है, बाकी और मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। तो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से गोल्ड फॉइल को चूज किया गया। बहुत ही थिन था, बहुत ही थिन था ये, और उसके वजह से अब हमने देखो पूरा सेटअप समझ लिया है। अब यहाँ पे इस ऐसे सर्कुलर में जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम स्केंटिलेशन स्क्रीन या डिटेक्टिंग स्क्रीन बोल सकते हैं। इसके अंदर जो पॉलिशिंग की गई है वो जिंक सल्फाइड की पॉलिशिंग की गई है, जिंक सल्फाइड की पॉलिशिंग की गई है। अब जब यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल को, हमने मतलब रुदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को पास किया, तो बहुत जगह से ये गोल्ड फॉइल में से पास होकर के वहां पे स्किंटिलेट हो रहा था, ऐसा स्टार जैसा दिखाई दे रहा था। मतलब उनको समझ में आया कि यहाँ से कुछ तो पास हो रही, तभी तो यहाँ पे चमक रहा है। तो ऐसे चमकता हुआ स्टार जैसा, स्किंटिलेशन मतलब समझ गया, चमक रहा हुआ, तो यहाँ पे चमक रहा था। तो ये चीजें उन्होंने समझा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 20,000 में से, 20,000 में से कोई एक एक जो है, कोई 20,000 में से कोई एक रेडिएशन वापस बाउंस बैक हो रही है, मतलब एकदम वापस बाउंस बैक, मतलब इस डायरेक्शन में आ रही है कुछ। और उसके बाद देखो, इससे अभी हम समझेंगे जो बाउंस बैक हुई उसका क्या मीनिंग, और जो डिफ्लेक्ट हुई उसका क्या मीनिंग। यहाँ पे दो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसको हम समझेंगे यहां से। देखो, अगर कुछ रेडिएशन, मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इजीली पास हो रही, मतलब यहाँ पे स्पेस खाली है इसकी वजह से पास हो जा रही है। अब यहाँ पे आई और वापस टकरा के वापस गई, इसका क्या मतलब? इसका मतलब कोई ऑब्स्टिकल है रास्ते में, और यहाँ पे अगर कोई रेडिएशन आ रही है यहाँ से,
तो वो आकर के वापस टकरा गई। लेकिन ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई, ये वापस मतलब ऐसे इसी डायरेक्शन में क्यों गई, लेकिन ये डिफ्लेक्ट क्यों हुई, इसके क्या पीछे रीजन क्या था? तो उसके पीछे रीजन, जैसे यहाँ पे देखो ऐसी रेडिएशन आई और डिफ्लेक्ट हो गई, तो इसके पीछे रीजन ये था कि अल्फा पार्टिकल जो होता है ना वो हमारा पॉजिटिव होता है, वो पॉजिटिव प्लेट के मतलब नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो पॉजिटिव रे होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका मतलब ये कंक्लूजन हुआ कि यहाँ पे देर इज समथिंग पॉजिटिव पार्ट बिकॉज ऑफ विच पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। यहाँ पे देर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, यहाँ पे सब कुछ तो ऐसा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके वजह से अल्फा पार्टिकल हमारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा किसने बताया था? ऐसा रुदरफोर्ड ने बताया था। और दूसरा चीज ये आउट ऑफ 20,000 में से एक जो बाउंस बैक हो रही थी, उससे ये मालूम चला कि इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ मतलब यहाँ पे एटम के अंदर कुछ तो ऐसा बीच में ऑब्स्टिकल है जो बहुत बड़ा मास है, और वहां पे बहुत छोटा जगह पे है, क्योंकि बाकी जगह तो पास हो जा रहे थे, बट ऐसा कुछ है बीच में जिसके वजह से वो वापस बाउंस बैक हो रहा है। तो इसका मतलब यह जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टकराएगा तो वापस बाउंस बैक हो जा रहा था। तो इससे ये मालूम चला कि देयर इज समथिंग which is kept inside the center of the atom and that we called as a nucleus। and इससे मालूम ये भी चला कि पूरा एटम खाली है, एम्प्टी है, सिर्फ कुछ जगह खाली है और कुछ जगह पे मास भरा हुआ है, और वही हमारा अब कहलाता है न्यूक्लियस। और इसी से मालूम चला कि entire mass of an atom is concentrated in the center of the atom and that is called nucleus. So this was the Rutherford's experiment. So this is summary that we can see. Alpha particles are nothing but the helium nuclei, and particles were fired at the thin sheet of gold foil. So I already explained why gold foil. The particle hits on the detecting screen film are recorded. वो फिल्म हमने देखा। फिर उसके बाद रुदरफोर्ड का कंक्लूजन क्या था? तो इन्होंने बताया हमें कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास राइट थ्रू, सीधा पास हो गई। फिर फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, फिर वेरी फ्यू वर ग्रेटली डिफ्लेक्टेड, बहुत दूर गए क्योंकि अंदर पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव था। दिस इज न्यूक्लियस, ऐसा उन्होंने। और ये न्यूक्लियस कैसा है? बहुत ही स्मॉल है। और द न्यूक्लियस इज डेंस, पूरा मास जो है एटम का न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है, और द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो डिफ्लेक्ट हो रहा था अल्फा पार्टिकल। तो आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, उनके ऊपर चार्ज क्या होते हैं, मास क्या होता है और उनकी लोकेशन क्या होती है। हमने अभी तक तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी लोकेशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एक्चुअली देयर इज नो रिजिड पाथ, देयर इज सम इमेजिनरी पाथ। मतलब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो हम ड्रॉ तो दिखाने के लिए करते हैं कि देखो यहाँ पे ही होता है, बट दिस इज इमेजिनरी पाथ। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऐसे हम अज्यूम करते हैं कि ये एक पाथ है जिसके, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसिंग पे यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। और दूसरा चीज ये क्या होता है कि इस पाथ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम होती है, या फिर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दूसरा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को आपको अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि चैडविक ने भी बताया था ये कि, और हम रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से भी मालूम चला कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। तीसरा है न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने ये बताया था इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जो प्रोटॉन होती है किसी भी एटम के अंदर, प्रोटॉन कितने होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नथिंग बट द एटॉमिक नंबर। और आप सबको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल जो है हमारा क्लासिफाई किया गया है, अरेंज किया गया है बेस्ड ऑन दिस एटॉमिक नंबर। तो ये आपको मालूम है। हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कार्बन का ले लेते हैं, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो आप देख सकते हो कि जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फास्फोरस की बात करूं तो उसमें फास्फोरस में प्रोटॉन 15 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी 15 होता है। गोल्ड की बात करूं, गोल्ड की, तो उसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 79 और प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। अब मास नंबर की बात करूं, मास नंबर, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। और मास नंबर क्या होता है? दो, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो चीज होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों चीज होती है। और उसी की वजह से किसी भी एटम का मास जो है होता है, हमने देखा था कि होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो यही इसका मास होता है, एटॉमिक मास। तो ये इसको इसीलिए हम दिखाते हैं ए इज नथिंग बट द मास नंबर और एटॉमिक मास। तो ये इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ आइसोटोप्स। तो आप देख सकते हो मास नंबर इज नथिंग बट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब देखो दो वर्ड है। आइसो मतलब होता है सेम, सेम, ठीक है। अब सेम क्या होगा? तो आपको याद रख लेना है, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर होगा। जब जेड सेम होता है तब एलिमेंट सेम रहता है, जब जेड सेम होगा तब एलिमेंट सेम होगा। एलिमेंट्स क्या होंगे? वो भी सेम रहेंगे। और जब एलिमेंट और जेड दोनों सेम है तो उसी को तो हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो डिफरेंट क्या होगा? जेड सेम होगा, ए डिफरेंट होगा। तो मैं कुछ इसके एग्जांपल्स बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या है, पहले डेफिनेशन समझते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास ड्यू टू वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर एटम के जेड सेम है तो ए डिफरेंट क्यों हुआ? ए डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि ए को कॉम्बिनेशन होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन सेम रहेगा बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप में याद रख लो, न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो ये कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, प्रोटियम जिसे बोलते हैं, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे H+1 है ना। तो H11 इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? H11, इसको H12 तो ये देखो इस केस में क्या हो रहा है कि इसका प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन 0 है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें से अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये सिर्फ प्रोटॉन बचता है, इसका न्यूट्रॉन नहीं होता। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ऐसे लिखा जाता है या ड्यूटेरियम लिखा जाता है, या हमेशा याद रख लो हाइड्रोजन 2 और ड्यूटेरियम मतलब ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो इस केस में जो प्रोटॉन है वो सेम रहेगा, सिर्फ मतलब ये प्रोटॉन सेम है मतलब आइसोटोप्स हो गया। एटॉमिक मास डिफरेंट मतलब न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। आप बहुत क्लियरली देख लो कि न्यूट्रॉन ही चेंज हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कोई चेंजेस नहीं हो रही है। तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। और थर्ड वन जैसे ट्राइटियम, जिसका मास जो है 3 होता है टोटल एटॉमिक, और इसमें प्रोटॉन एक और 2 न्यूट्रॉन। तो आगे बढ़ते हैं। और आप देखिए इसका इस तरीके से
इसके अंदर प्रोटॉन एक, न्यूट्रॉन एक, दो न्यूट्रॉन होते हैं।